हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। कड़ी मेहनत के बाद बच्चों से बात करके उसको टाइप करके बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा ये वीडियो आ गया। 12 अगस्त सेकंड शिफ्ट का वीडियो है, जो कि आज इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए वो सारे के सारे रियल, ऑथेंटिक एंड 100% ओरिजिनल सवाल लेके आया हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि इसमें दिख रहा होगा, जो खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया था। बेकिंग सोडा सूत्र, वही यही 2 बार क्वेश्चन आया। एक बार जो है रासायनिक नाम पूछा और एक बार जो है सूत्र पूछा। फिर बिमस्टेक की बैठक भी पूछी, कल पूछा था और आज फिर पूछा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाइयों कि रेलवे के पास ज़्यादा सवाल नहीं है। जो भी बच्चा, ये जितनी भी शिफ्टें हो रही हैं लगातार, अगर इनको देख के नहीं जाएगा तो उसका बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है। अगर वो सोचे कि हम 1 साल से तैयारी कर ही रहे हैं, अगर एनालिसिस नहीं देखेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट पढ़ा है, इतने नंबर नहीं ला पाओगे। अगर ये स्पेसिफ़िक टॉपिक जो हम चला रहे हैं सीरीज़, जिसमें जो एनटीपीसी का एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं, ये वीडियो अगर आप देख के जाते हैं 7 अगस्त से लेकर जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले तक, तो आप मेरे भाई बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरे भाई, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन अरेंज कर पाऊँ और आपको बताने में भी मुझे भी अच्छा लगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मुझे कहना ना पड़े। मैं बहुत कम कहता हूँ, आप देखते होंगे कि अपनी वीडियो में मैं सब ज़्यादा बातें लाइक, सब्सक्राइब और ये शेयर की नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब आप संभाल लो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, किससे पूछा गया था? बेकिंग सोडा से रिलेटेड पूछा गया था। अब इसका जो सूत्र होता है ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, NaHCO3 होता है इसका जो इसको पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, गैस के बुलबुले आटे या बेटर को फुलाते हैं। मतलब ये सारे इसके उपयोग वगैरह हमने बता दिए हैं। और इसमें कार्बन डाई गैस को छोड़ा जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ये अगर आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको पढ़ना है इससे रिलेटेड तो मैंने आपको नोट्स पूरा दे दिया है, आप पढ़ लेना। देखो, मैंने 1 बाई 1 सारी बातें लिख दी हैं। तो जो क्वेश्चन आया है मैं उसी पर सिर्फ बात करूँगा और बाकी आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे ना। घबराना नहीं, ये मत सोचना कि ये तो कुछ बताता ही नहीं है, मतलब सिर्फ आंसर बता देता। मेरे भाई, मैं ऑलरेडी वीडियो में बहुत बता चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई रिस्पांस वगैरह नहीं आ रहा है, ना कोई कमेंट्स आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। तो इससे अच्छा यही है कि जो क्वेश्चन आया है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता दूँ और आपको पूरा कंटेंट दे दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, है ना। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, आप समझ गए ना। देखो, मैंने यहाँ पर उपयोग वगैरह सारा सब कुछ दे दिया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई आया था, बिम्स्टेक समिट। बिम्स्टेक, मैंने क्या कहा, RRB के पास मेरे भाई सवाल नहीं है, वो इन्हीं सवालों को घूम फिरा के मोड़ तोड़ के लेके आएगा आपके सामने। तो चलो, बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है ये मैंने आपको बताया था। सबसे पहली बात, जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म क्या है? जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है मेरे भाई, इसको हिंदी में है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। समझ गए। ये जो बिम्स्टेक है, ये छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। यही आपसे सवाल पूछा गया था, मोटा माटी आपसे यही सवाल पूछा गया था कि बिम्स्टेक समिट 2025 जो है वो कहाँ पर हुई है, ये कौन सा संस्करण है, यही बात पूछी गई थी। लेकिन मैं आपके लिए पूरा का पूरा कंटेंट उठा के लेके चला आया हूँ, जिससे अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है तो आपसे बन जाए।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक्सप्लेन करके चलूँ तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे भाई बताना, और वरना फिर मैं इसी तरह से चलता रहूँगा। आज मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बस जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हैं उसी पर मैं अंडरलाइन करके बता दूंगा, ये ज़रूरी है और ये ज़रूरी है। अब जैसे बिम्स्टेक समिट है तो उसका कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण है। ये कहाँ पर हुआ, ये 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। बस इतनी बात मुझे बतानी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैं सारा का सारा मेरे भाई लेके आया हूँ, लेकिन आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अब चलो संक्षेप में मैं आपको बता भी देता हूँ। 2025 का मुख्य बिम्स्टेक आयोजन 6वां शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक में हुआ। कई नए सहयोग ढांचे और कार्यक्रम शुरू हुए। छात्रवृत्ति आयोजन की अंतिम तिथि जो थी कितनी थी, 20 मई 2025 थी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिर मेरे भाई वही खेलो इंडिया यूथ गेम। आरआरबी के पास तो क्वेश्चन ही नहीं है, उसी क्वेश्चन को बेर बार तोड़ मड़ोड़ के घुमा रहा है। अब ये सोचो 11 तारीख वाला जो बच्चा एनालिसिस देख कर गया होगा वो तो धाए क्वेश्चन देख के उड़ा दिया होगा, एकदम बारूद बना दिया होगा एग्ज़ाम हॉल को, कि अगर एक भी चिंगारी लगा दे तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम हॉल फूंक दे, है ना। अगर वो बच्चा करके गया होगा 7, 8, 9 जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियस हुए हैं वो इसको तो ठोक के आया होगा मेरे भाई। तो अगर आपको भी एग्ज़ाम को ठोकना है तो देखते रहिए मेरे भाई। और सभी का एनालिसिस तो सभी लोग करवा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जो मैं कंटेंट देता हूँ उस चोट पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरी एनालिसिस की वीडियो अगर आप देख कर जाएंगे तो मेरे भाई 100% सवाल फंसेगा। अगर इससे रिलेटेड अगर पूछ लिया तो 100% फंसेगा ज़रूर। और मेरी वीडियो भी ज़्यादा कहाँ आती है, मुश्किल से आधे घंटे की आती है वीडियो। ठीक है, तो इसको आपको देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम पर आ जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में 4 मई, देख लो सबसे पहली बात बिहार में आयोजित हुआ था। 4 मई से 15 मई तक आयोजित हुआ था। यह पहला मौका था यहाँ आयोजित, बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन कौन से शहर में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ये 5 ऐसे ज़िले थे जहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम स्पर्धाएँ जैसे जिम्नास्टिक थी, शूटिंग थी, साइकिलिंग थी, नई दिल्ली में ये इनका अलग से नई दिल्ली में ये गेम हुए थे। इसमें 27 गेम इसमें लगभग हुए थे और 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये सब सारी बातें मोटी बातें हैं। और एक क्वेश्चन आज और पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर कौन सा है, तो ये देखो मैं लिख के ले आया हूँ मेरे भाई, कुछ भी छोड़ा नहीं है मैंने। खेलो का शुभंकर गज सिंह था, गज सिंह। ऊपर हाथी और नीचे शेर। ऊपर हाथी का मतलब वो सूंड वगैरह थी लगी थी, चित्र तो मैं नहीं लेके आया हूँ आज, कल मैंने आपको चित्र भी दिखाया था। तो वो शुभंकर है गज सिंह। ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो मेन बातें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था वो जब संविधान बना था उस टाइम ये हमारा मौलिक अधिकार में आता था। ठीक है, किस अधिकार में आता था, मौलिक अधिकार में आता था। बट इसको क्यों हटा दिया गया, इसको इसलिए हटा दिया गया कि जैसे अब क्या होता है कि जैसे सरकार को हाईवे बनाना है या रोड बनानी है, 4 वे 6 वे लाइन बनानी है रोड, तो अब जैसे मेरी संपत्ति है मान लो, अब अगर मौलिक अधिकार में अगर ये अधिकार रहेगा तो सरकार दौड़ती रहेगी, हमारे पास आएगी और हम खटिया बिछा के सोएंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास संपत्ति का अधिकार है। ये हमको पावर कौन देता है, संविधान हमको ये पावर देता है। तो सरकार के पास इतनी ताकत न रहती कि वो हमसे ज़मीन ले लेती और हाईवे बना देती, 4 लाइन बना देती। तो इसलिए वो हमको मनाने ना आए, इसलिए उन्होंने एक संविधान संशोधन कर दिया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कर दिया
जो 1978 में कर दिया 44वां संविधान संशोधन, कि इस जो अनुच्छेद है 31 वाला, इसको हटाओ। संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार में था, उन्होंने कहा इसको हटाओ और इसको डालो कानूनी अधिकार में, वरना तुम सोचोगे कि हम यहाँ पर हाईवे बनाएंगे, 4 लाइन बनाएंगे, 6 लाइन बनाएंगे, लेकिन वो तो भैया खटिया डाल के सो जाएगा। उसके हाथ दबाओ, चाहे पैर दबाओ, चाहे उसका सर सहलाओ, चाहे जो कुछ करो, वो सुनेगा नहीं, उसके तो जूं तक नहीं रेंगेगा। तो इसलिए इसको संशोधन किया गया और इस जो मौलिक अधिकार था इसको बनाया गया कानूनी अधिकार, और तब उसको किस में डाला गया, 300A में डाला गया। अनुच्छेद 300A में भाग नंबर 11 में डाला गया, भाग नंबर 12 में, भाग नंबर 12 और अनुच्छेद जो है 300A में डाला गया। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। मजाकिया टाइप में बताया हूँ, जिससे आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा और जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो एग्ज़ाम को एकदम बारूद बना दोगे। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने बता दिया ये जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकार का जो 31 अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था, उसको 1978 में इसको कानूनी क्या बना दिया, संवैधानिक अधिकार बना दिया। 300A में, अनुच्छेद 300A में इसको डाल दिया। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन मेरे भाई कल भी पूछा गया था। सारे के सारे भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मेरे भाई। इसमें यह पूछा गया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, और वही आज क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं मेरे भाई। जिसने भी कल पेपर दिया होगा वो जानता होगा कि जिसने भी कल ये एनालिसिस देखा होगा उसको पता होगा कि प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। अब मेरी बात अगर आप मानो तो मैं एक दो बात मैं और अपनी तरफ से बता दूं। ये जब प्राइमरी मेमोरी पूछ सकता है तो क्या सेकेंडरी मेमोरी नहीं पूछ सकता है मेरे भाई? सेकेंडरी मेमोरी भी पूछ सकता है। कंप्यूटर के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब बातें ऑपरेटिंग सिस्टम से कल क्वेश्चन पूछा भी था। तो ये सब सारी चीज़ें मेरे भाई आप पढ़ के अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, MS वर्ड, एक्सेल और लिब्रे ऑफिस, ये सब चीज़ें अगर भाई मेरे अगर दिमाग में आपके होंगी ना तो बारूद नहीं आग लगा दोगे एग्ज़ाम में। AIR 1 रैंक आएगी आपकी। अगर इस एक महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, पिछला आपने जो पढ़ा हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर इस महीने अगर इसको नहीं पढ़ोगे मेरे भाई तो मज़ा नहीं आएगा। तो यही पूछा गया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों होती है कि इसमें जैसे पावर कटा वैसे आपका डाटा ख़त्म, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और क्या, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और इसको रैम कहते हैं। जो अस्थायी मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो परमानेंट मेमोरी होती है तो उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है रोम। उसका नाम क्या होता है? रोम। उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। उसका क्या नाम होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए, हमने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। और जो रीड ओनली मेमोरी होती है उसको जो है कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये आप अपने दिमाग में स्टोर करके रखो। हाँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आज देखो, दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड कल भी सवाल पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। यही मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे सवाल मेरे भाई रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इसको नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे। तो दादा भाई नौरोजी से यही सवाल पूछा गया था कि ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सब बच्चा जानता है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। इनका जन्म वगैरह याद कर लेना, हो सकता पूछ ले। 4 सितंबर 1825 में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 4 सितंबर 1825 एक गरीब पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था। हम लोग बढ़ते हैं आगे। और ये इन्होंने स्वराज पार्टी वगैरह में अच्छा काम किया था। इन्होंने कई आंदोलन वगैरह चलाए थे। ये सारी बातें आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन भाई उससे पूछा जा रहा है सूचकांक से रिलेटेड।
इंडेक्स जो होती है, जो जारी करता है, समय समय पर जारी होती रहती हैं ये इंडेक्स। अगर आप मेरे भाई आधा घंटे की इंडेक्स, अगर 2025 की इंडेक्स देख लेते हैं तो आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा और 1-2 नंबर की इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसको जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 39 स्थान पर है। कौन है? भारत। भारत का स्कोर 38.3 है, तो इसको और ओवरऑल 39 आप कह सकते हो। और इसमें सारी बातें मैंने आपको दे दी हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया था सूचकांक से रिलेटेड। तो इसमें आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2015 में इसकी रैंक कितनी थी भारत में? 81 रैंक थी और अब 39 आ गई, मतलब सुधार हुआ है थोड़ा सा अपने इंडिया में। अब देखो, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा? जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा था? तो उसमें यह है कि उन्होंने जो निकोबार द्वीप समूह था, जो निकोबार द्वीप समूह था, तो उसमें इन्होंने, देखो यहाँ पर लिखा है, नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने की घोषणा की थी। उन्होंने 29 सितंबर 1943 को इस द्वीप समूह पर जापान के साथ संगठन में राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व करते हुए पोर्ट ब्लेयर में भारतीय तिरंगा फहराया। इसके साथ ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को शहीद द्वीप, क्या कहा था उन्होंने? शहीद द्वीप। और निकोबार द्वीप को क्या कहा था? स्वराज द्वीप। मतलब जो निकोबार ये वाला जो सवाल पूछा था, तो इसमें स्वराज द्वीप की संज्ञा दी थी उन्होंने, नेताजी ने। और अंडमान को कहा था यह शहीद द्वीप। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, आप इसको देखो, मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ठीक। ये जो अंडमान वाला है इसको कहा था शहीद द्वीप, जो अंडमान द्वीप है उसको कहा था शहीद द्वीप, और जो निकोबार द्वीप है इसको कहा था स्वराज द्वीप। तो ये आपको याद करके जाना है। ये जब निकोबार वाला आपसे पूछ सकता है तो ये अंडमान वाला भी आपसे पूछ सकता है। तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, इसको भी याद, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये था, हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? मतलब जो हर्षवर्धन साहू हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं और वो करते क्या हैं? तो ये बात मैं आपको बता दिया हूँ बहुत अच्छे से। हर्षवर्धन साहू किस, इधर देखो वो तो क्वेश्चन लिख दिया है। हालांकि हर्षवर्धन साहू नाम के कई प्रमुख व्यक्ति हैं, लेकिन अब मैंने इसमें इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कुछ पूछा ही नहीं गया था कि इसमें किस हर्षवर्धन साहू की आप बात कर सकते हैं। एक हर्षवर्धन साहू बीजेपी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हर्षवर्धन शाहजी महाराष्ट्र के ये भी एक थे। प्राचीन भारत का हर्षवर्धन पुष्यमित्र भी थे हर्षवर्धन साहू। और हाँ, एक हर्षवर्धन साहू जो है कोई गेम वगैरह भी खेलते हैं। तो इसमें ये स्पेसिफिक नहीं बताया गया था कि कौन से हर्षवर्धन साहू की बात हो रही है, कौन से हर्षवर्धन साहू की बात हो रही है, इसलिए इसमें डाउट आया और मैं आपके सामने लेके भी आ गया हूँ कि आप भाई किस हर्षवर्धन साहू की बात करते हैं। एक गेमर भी हैं हर्षवर्धन साहू। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि 25वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन पूछा गया था 25वां संविधान संशोधन से रिलेटेड। तो भारतीय संविधान संशोधन 25वां, जिसे 1971 नाम से जाना जाता है, मतलब 1971 में 25वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे संसद ने 20 अप्रैल 1972 को पारित किया था। कब पारित किया था? 20 अप्रैल 1972 को पारित किया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए किया गया था। देख लो भैया, संविधान संशोधन जो है
संविधान के जो उसका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलटने के लिए किया गया था, जिसमें बैंकिंग कंपनी संपत्ति का अधिकार और हस्तांतरण अधिनियम 1969 को असंवैधानिक ठहराया गया था। ये बात थी, जो बैंकिंग कंपनी थी संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1969 को असंवैधानिक ठहराया गया था। संक्षेप में 25वें संशोधन के मुख्य बिंदु हमने इसमें दे दिए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था 31, ये मैंने आपको बता भी दिया है। इसमें मुआवजा शब्द रकम शब्द में बदल दिया गया है। मुआवजे का कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं जो कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड हैं, जो कि सबसे पहले मौलिक अधिकार में दिया गया था। तो ये सारी बातें आप मेरे भाई देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगर साबित होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें पूछा गया था टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है। मतलब जो टेम्परेचर बोले तो तापमान है ना, तो तापमान को अगर आप बढ़ाओगे तो ध्वनि में क्या परिवर्तन होगा, तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो चलो हम आपको बता भी देते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हवाओं के अणुओं की गति तेज हो जाती है, इससे ध्वनि तरंगों का संचरण अधिक तेज हो जाता है। इसलिए तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। फिर है लगभग हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल लगभग 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। क्या बात है मेरे भाई, सारी बातें एकदम पोस्टमार्टम करके लाया हूँ। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि हर डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने के साथ साथ चाल में कितनी वृद्धि होगी, तो आंख बंद के बता देना 0.6 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड। ठीक, उदाहरण के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाएगा तो 32.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उदाहरण सहित भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे हो मेरे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। इसी बात पे खट से मोबाइल को सीधा करो और सब्सक्राइब वाला बटन ठोक दो। सब्सक्राइब वाले बटन को ठोक दो, लाइक वाले बटन को उसी में धर के दबा दो और बेल आइकन वाले को प्रेस कर दो। ठीक, और शेयर भी कर देना, अपने तरफ से कुछ जोड़ लेना। चलो अब हम लोग फिर इसको सारांश में समझ लेते हैं। तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, इसलिए होता है क्योंकि गर्म हवा में अणु अधिक सक्रिय होते हैं, जिससे ध्वनि की तरंगों का प्रसार तेज हो जाता है। यह प्रभाव ध्वनि के संचरण में महत्वपूर्ण होता है और इसका उपयोग ध्वनि विज्ञान में भी किया जाता है। सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब बस मेरी आपसे एक ही डिमांड है, जो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ मेरे भाई, जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी, चाहे जो भी हो मजबूरी। लाइक करो और लास्ट में शेयर भी कर देना मेरे भाई। आपके दोस्त मित्र, महिला मित्र कोई भी हो उसको शेयर भी कर देना। अभी हम लोग 3rd शिफ्ट का एनालिसिस लेकर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए जय हिंद।